हेलो बच्चों, आज क्लास 10 के केमिस्ट्री का दूसरा दिन है जिसमें मैं आप लोगों को रासायनिक समीकरण के बारे में समझाने जा रहा हूँ। कल मैंने पहले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को समझाया था और बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, और आज मैं उस रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण में व्यक्त किया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किंतु आप यदि चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को हम अच्छी तरह से समझें तो सबसे जरूरी है कि जिस तरह से आप मैनुअल क्लास में बैठकर शिक्षक की पूरी बात को सुनते हैं उसी तरह से इस वीडियो को जब स्टार्ट कीजिए तो इसको अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगी। कम से कम इस वीडियो को अंत तक देखो और समझ में आएगी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब देखो यहाँ पर रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन पहले मैंने दिया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण जब कर देते हैं तो वह रासायनिक समीकरण हो जाता है। कल मैंने रासायनिक अभिक्रिया बताया था और कुछ एग्जाम्पल भी दिया था और बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं जिसको क्या कहते हैं, अभिकारक तथा प्रतिफल या प्रतिकारक तथा उत्पाद कहते हैं। तो सबसे पहले समीकरण में हम लोग उसी बात को फिर आगे डील करने जा रहे हैं। कैसे बनेगा रासायनिक समीकरण? तो देखो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो रासायनिक समीकरण बनेगा। तो दो पार्ट कौन कौन होंगे? अभिकारक प्रतिफल, जिसको कल मैंने बताया था कि इसको उत्पाद लिखाते हैं, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को स्थिर के पूंछ की ओर और प्रतिफल या उत्पाद को तीर के नुकीले हिस्से की ओर रखेंगे। इस तरह से यह तीर अभिकारक तथा प्रतिफल को अलग अलग करेगा। अब चूंकि रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक ही अभिकारक हो सकता है या एक से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, ठीक उसी तरह से प्रतिफल मान बनने वाले उत्पाद की संख्या एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अब यहाँ पर यदि अभिकारक और प्रतिफल एक है, कोई एक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक से अधिक संख्या है तो अभिकारक को भी अलग अलग करने के लिए हम दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह देते हैं, जोड़ का चिन्ह। ठीक उसी तरह से प्रतिफल की संख्या अगर दो या दो से अधिक है तो उनको भी अलग अलग करने के लिए हम लोग उनके बीच में प्लस या जोड़ का चिन्ह देते हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे समझते हैं कि जोड़ का चिन्ह प्लस का चिन्ह का अर्थ ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, लेकिन ऐसी बात यहाँ केमिस्ट्री में नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर जोड़ के चिन्ह का मतलब है अलग अलग किया जाना। तो देखो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल हम दे दें। कल एग्जाम्पल मैंने दिया था कि हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है और ऑक्सीजन एक जलाने वाली गैस है। हाइड्रोजन को यदि ऑक्सीजन में जलाते हैं तो जल के अणु बनते हैं। अब कैसे उसको समीकरण में हम व्यक्त करेंगे? देखो यहां लिखा मैंने H2 प्लस O2। ये H2 प्लस O2 क्या हो गए? अभिकारक हो गए, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात? तो जल का अणु बना रहे हैं। तो ये बन गया जल का अणु। अब यह असंतुलित समीकरण है, संतुलित कर देते हैं इसको। संतुलित करने का देखो समीकरण दो तरह का होगा, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। स्थिर के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं हो तो वह असंतुलित समीकरण है, और जब बराबर कर दिया जाए तो वह संतुलित समीकरण है। जैसे अभी हमने लिखा है H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन H2O, यह असंतुलित समीकरण है।
क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब दो सबको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अनुमान की विधि से अभी हम लोग काम चलाएंगे। आगे चलकर और भी विधियां जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुमान की विधि लगाते हैं और बराबर करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन असंतुलित है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट इस प्रतिफल के बाईं ओर 2 लगा दिए, तो 2 के गुणक भी 2 हो गया। अब यह बढ़कर 2 दूनी का 4 हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। यह समीकरण संतुलित हो गया। इस तरह से संतुलित समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। और इसका अर्थ क्या हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल के अणु बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, कल ही बताया था इसके पहले वाली क्लास में, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। अब इसको समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे, संतुलित समीकरण हमने लिखा है यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो एक समीकरण में लिख दिया। इसका अर्थ ही हो गया कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तीसरा समीकरण देखो, ये तो 2 मिलकर के एक प्रतिफल बना रहा है। अब एक रिएक्टेंट या अभिकारक टूट करके किस तरह से 2 प्रतिफल या 2 से अधिक प्रतिफल बनाएगा, उसको कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया कि अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो तो उनको जोड़ के चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं। अब देखो, एक रिएक्टेंट कैसे 2 या 2 से अधिक प्रतिफल बनाएगा, तो उसको भी हम लोग जोड़ के चिन्ह द्वारा अलग करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो वह विघटित हो जाता है, टूट जाता है, और टूट करके क्या देता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। जैसे यहाँ उसी को हम अगर समीकरण में लिखे, यहाँ चूना पत्थर का सूत्र तुमको मालूम होना चाहिए कि CaCO3 होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है इसका। अब इसको हम लोगों ने गर्म किया, आगे बताएंगे कि तीर के ऊपर हम अवस्था को लिखते हैं, जैसे अभी हम यहाँ लिख देते हैं गर्म करना, या गर्म खाली लिख दिए तो समझ लो कि इसको हम गर्म कर रहे हैं। और गर्म करने के बाद यह विघटित होता है किसमें, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये विघटित हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ प्रतिफल 2 हो गया, और याद है दोनों प्रतिफल को हम जोड़ के चिन्ह से अलग कर रहे हैं। इसका मतलब जोड़ कभी मत समझना, अलग कर रहे हैं यहाँ पर। अगला एग्जांपल देखो, पोटासियम क्लोरेट KClO3। पोटासियम क्लोरेट को हम लोग गर्म करते हैं ठीक कैल्शियम कार्बोनेट की तरह। तो पोटासियम क्लोरेट को गर्म करने पर वह टूट जाता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। उसको एक समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे, देखो KClO3 हमने कहा कि इसको गर्म करते हैं, ये दोनों उसका प्रगत किए जाते हैं, जैसे इसके आगे मिलेगा आपको। तो ये टूट जाता है किसमें, KCl मींस पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। देख रहे हो ना। अब यह संतुलित है तो संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यह 3 है और यहाँ 2 है, तो इसको 2 को 4 बनाएंगे तो 4 ही बनेगा नहीं, तो 3 दूना 6, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, तो ये 6 हो गया ना, 6 हो गया। अब 6 हो गया तो यहाँ 6 बनाने के लिए 2 कर देंगे, तो ये 3 दूना 6 हो गया, और KCl को फिर 2 लिख दिया, तो ये संतुलित समीकरण तुम्हारा बन गया। इस तरह से संतुलित समीकरण। और इस संतुलित समीकरण का क्या अर्थ है कि इस के टूटने से ये पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति हमको हो रही है। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण में हम लोग व्यक्त कर देते हैं, और उस समीकरण में क्या होता है, पदार्थों के परमाणुओं या अणुओं के संकेत या सूत्र के सहायता से एक संक्षिप्त निरूपण कर देते हैं, तो रासायनिक समीकरण बन जाता है। तो इस तरह से यह होता है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की कुछ मुख्य बातें भी होती है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात है कि किसी भी रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त रूप अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान में बहुत ही आवश्यक होता है, और इससे हमको बहुत कुछ पता चल जाता है। सबसे पहले तो पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के कितने परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं, या कितने परमाणु या अणु का निर्माण हो रहा है। दूसरा बात पता चलता है कि इसके कितने आयतन
मिलकर कितने आयतन प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, या फिर पता चलता है कि इसके कितने मोल, अगर गैसीय अवस्था है तो कितने मोल गैस मिल करके कितने मोल गैस का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सी बातों का पता चलता है, जिसके बारे में हम फिर आगे बोर्ड पर लिख करके और तुमको एक एक करके समझाते चलते हैं। दूसरी बात, जब समीकरण लिखो तो कोशिश करो, क्योंकि अभी तुम नीचे के क्लास में हो, 10 के क्लास में हो, कोशिश करो कि उसका नाम नीचे लिख दें। हमने सब में नाम नहीं लिखा है, एक में लिख करके तुमको दिखाते हैं कैसे नाम लिखा जाता है। यहाँ पोटासियम क्लोरेट, तो यहाँ हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी पढ़ते हो लिखो पोटासियम क्लोरेट, सबका नाम लिखना चाहिए। पोटासियम क्लोरेट अब टूट कर क्या बना, पोटासियम क्लोराइड, और यह क्या है, ऑक्सीजन। ऐसे लिखने से तुमको समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों का नाम भी याद होता जाएगा और आगे तुम बहुत कुछ सीख भी लोगे। तो चलते हैं और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य बातें क्या है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं। सबसे पहली सूचना मैं तुमको बता दूं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्रतिफलों के संकेतों तथा सूत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है परमाणु तथा अणुओं की संख्या ज्ञात होती है, कितने परमाणु या अणु भाग रहे हैं। अभिकारकों तथा प्रतिफलों के मोलों का अनुपात ज्ञात होता है रासायनिक समीकरण से, और फिर अभिकारकों तथा प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात होता है। गैसीय अभिकारकों, यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था की हो रही है तो गैसीय अभिकारकों तथा प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की भी जानकारी हम लोग को मिल जाती है। इसको हम एक उदाहरण के रूप में दिखाएंगे आपको। जैसे हम देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक समीकरण मैंने लिखा है N2 प्लस H2 और रिएक्शन के बाद मैंने लिखा 2NH3। अब यहाँ समीकरण को संतुलित कर लेंगे, 3 दूना 6 है, ये हाइड्रोजन 3 लिख दिया, समीकरण एक बन गया मेरा। अब इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो पदार्थ क्या है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, समीकरण से पता चल रहा है, और क्या बनता है, तो अमोनिया के अणु बनते हैं, अमोनिया बन रहा है। दूसरा बात कि परमाणु की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम परमाणु देखें तो परमाणु की संख्या यह कितना है, नाइट्रोजन कितने परमाणु है, 2 परमाणु। नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। एक अणु बोलेंगे लेकिन परमाणु बोलेंगे तो 2 परमाणु है। कितने परमाणु, 3 दूना 6 परमाणु। हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 6 परमाणु। 6 परमाणु, 2 परमाणु नाइट्रोजन के, 6 परमाणु हाइड्रोजन के, मिल करके कितने अणु बना रहे हैं, अमोनिया के 2 अणु का निर्माण कर रहे हैं। इसको भी तुम अणु में लिख सकते हो, जैसे अणु में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम अणु में भी लिख के दिखा देते हैं कुछ में, या यहाँ लिखे रहे, चलो यहाँ लिख रहे हैं 1 मोल कितने मोल से मिल रहा है, 3 मोल से। अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं, तो 2 मोल बन रहे हैं, माने 2 अणु। तो इस तरह से अणु के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो कितना अणु, 1 अणु नाइट्रोजन के, 3 अणु हाइड्रोजन से मिलकर के 2 अणु अमोनिया के बनाते हैं। द्रव्यमान की जहां तक बात करें, अगर आपको परमाणु भार याद होगा तो द्रव्यमान निकाल सकते हो। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु भार हम लोगों ने पढ़ा है कि 14 होता है, तो 14 तो कितना हुआ, 28। द्रव्यमान का यूनिट में इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम केवल 28 लिख रहे हैं। और इसका कितना हुआ, 3 दूना 6, और इसका कितना बना
कितना बना, इसका निकालेंगे पहले 14 3 17 दूना 34। तो देखो जो यहाँ पर मैं द्रव्यमान बता दिया आपको 28 ग्राम। कैसे 28 ग्राम हुआ, देखो यहाँ पर लिख रहा है नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, 2 है तो 14 दूना 28 हो गया कि नहीं हो गया। हाइड्रोजन का कितना होता है बताया था मैंने, 1 होता है तो 1 और कितना है 2 3 दूना 6 है 6, इसका 2 इसका 6 हो गया ना द्रव्यमान। और फिर इसका तो तुम निकाल सकते हो 17 दूना 34, तो 34 हो गया, द्रव्यमान निकल गया। अब आगे आयतन, चूंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन तथा अमोनिया तीनों गैसीय अवस्था के अभिकारक तथा प्रतिफल है, तो इसलिए इनके आयतन को भी हम लोग याद कर सकते हैं। आप जानते हो कि एनटीपी या एचटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 22.4 लीटर होता है, तो आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। तो आयतन कितना होगा इसका, एक आयतन इसके 3 आयतन से संयोग करके अमोनिया के कितने आयतन के निर्माण कर रहा है, तो 2 आयतन का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निकाल लिया अमोनिया का भी द्रव्यमान निकाल लेते हैं या अणुभार इसको कहते हैं। तो आप आराम से इसको निकाल लोगे, कैसे निकालोगे 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 का 1 होता है तो 3 हो गया ना, तो कितना हुआ 17 और 2 अणु है तो 2 गुने 17 बराबर कितना हुआ 34। अब आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि किस तरह से समीकरण हमको क्या क्या सूचनाएं देती है और समीकरण से हमको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होता है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण जब तुम समझ लिए तो आगे हम इसमें बताएंगे कि रासायनिक समीकरण में बहुत सी बातें की जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है केवल इस समीकरण को लिखने से। बहुत सी बातें जैसे समीकरण में पदार्थ की अवस्था का पता नहीं चलता है, अभिक्रिया किस रूप में हो रही है, गर्म करने पर ठंडा करने पर उत्प्रेरक या कैटलिस्ट है या नहीं है, ये सारी बातें भी हम लोग इसके साथ बाद में चलकर वैज्ञानिकों ने कहा कि इनके साथ ये बातें अगर जोड़ दिया जाए तो समीकरण और ज्यादा उपयोगी बन जाता है। और उस उपयोगी समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए हम लोग समीकरण के साथ और क्या क्या लिखते हैं इसको हम लोग समीकरण में देखेंगे। बच्चों समीकरण मैंने बताया कि बहुत सी बातों की जानकारी नहीं हो पाती है, मैंने उस पॉइंट को यहाँ पर लिख दिया है तुमको समझाने के लिए। देखो किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है, उतना तुम पढ़ नहीं पाते हो, संक्षिप्त में बातों को याद रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो भौतिक अवस्था की जानकारी हमको नहीं होती है कि पदार्थ मींस अभिकारक और प्रतिफल ठोस है, द्रव है या गैस है। अब कैसे पता करेंगे, देखो ठोस के लिए क्या दर्शाएंगे हम, अगर ठोस है, ठोस का इंग्लिश सॉलिड होता है ना, सॉलिड, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एस। अभिकारक और प्रतिफल के नीचे उदाहरण देकर समझाएंगे। अगर द्रव है इसको लिक्विड लिखते हैं ना, इसके लिए लिखते हैं एल। और अगर गैस है, गैस, तो इसके लिए जी लिखते हैं या उसके बगल में एक तीर का निशान दे देते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ इंडिकेट करता हुआ तीर का निशान। दूसरा है गैस, तो हमने दिखा दिया है गैस उत्सर्जन। अब ये गैस उत्सर्जन, ठोस, द्रव और गैस का उत्सर्जन भी तुम इसी से समझ लोगे। अवक्षेप की जानकारी, अगर कोई अवक्षेप बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो उसकी जानकारी हम लोग कैसे देंगे, तो अब जहां अवक्षेप बन रहा है उसके बगल में एक तीर का निशान दे देते हैं। तो अवक्षेप के लिए क्या लिखते हैं, अवक्षेप के लिए लिखते हैं नीचे की तरफ तीर का निशान। याद रखना, गैस के लिए ऊपर की तरफ और अवक्षेप के लिए नीचे की तरफ। और दाब उत्प्रेरक, अगर कोई भाग ले रहा है उसमें दाब हम दे रहे हैं, दाब दे रहे हैं कि या कोई कैटलिस्ट ले रहे हैं, तो उसको हम जो समीकरण में तीर का निशान देते हैं ना, उसी यहाँ अभिकारक लिखते हैं। हम लोग यहाँ अभिकारक लिखते हैं ना, अभिकारक, और यहाँ प्रतिफल लिखते हैं। अब इसके बीच में जो तीर देते हैं उसी तीर पर जितना ताप दे रहे हैं ताप दे देते हैं, दाब दे देते हैं। और अगर उत्प्रेरक है, कोई भाग ले रहा, उत्प्रेरक का क्या अर्थ होता है, उत्प्रेरक का अर्थ होता है, इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं, इसका अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया को कराने वाला, मींस उसके रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने वाले
पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक की चर्चा हम लोग करेंगे। तो उत्प्रेरक भी अगर है तो उत्प्रेरक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीयता का पता कैसे लगाएंगे? तो देखो अभिक्रिया दोनों हो सकती है, उत्क्रमणीय भी हो सकता है, अनुत्क्रमणीय भी हो सकता है। अगर अभिक्रिया तुम्हारा उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? जहां यहां तीर दिया है ना, उस तीर के स्थान पर हम 2 हाफ तीर देते हैं। उत्क्रमणीय के लिए देखो 2 हाफ तीर देंगे। यहां अभिकारक है, हाफ तीर इधर और हाफ तीर इधर, और इधर क्या है तुम्हारा प्रतिफल। तो इस तरह से अभिकारक और प्रतिफल के बीच में 2 आधा आधा तीर देंगे तो इस तरह से यह हमको पता चल जाएगा कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय के लिए तो ये आप लिखते हैं, तीर का निशान लिखते हो, उसी को लिखते रहोगे। एक बात और स्पष्ट करते चले, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के बारे में पता तुमको नहीं हो तो एक तीर का निशान से भी तुम काम चला सकते हो। मिस मान लिखोगे तो बहुत गलती नहीं होगी, लेकिन उत्क्रमणीयता का दर्शाना अगर है, बहुत जगह आपको रासायनिक समीकरण लिखना उसको जरूरी होता है, तो वहां पर ये आप तीर का निशान दोगे तो उत्क्रमणीयता का पता आपको चल जाएगा। अब चलो कुछ एग्जांपल हम तुमको दे देते हैं, कुछ उदाहरण दे देते हैं। जैसे जस्ता धातु है, जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मीन्स अम्ल में जल मिश्रित होता है तो उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल। एक चीज और छूट गया जलीय के लिए, हम यहां लिख देते हैं, देखो अवक्षेप, और जलीय के लिए क्या लिखते हैं? विलयन अगर जलीय है तो इसके लिए हम लोग AQ लिख देते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर ये ठोस अवस्था में होता है धातु है, तो यहाँ पर बगल में हमने लिख दिया S। यह जलीय है तो AQ लिख दिया, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो अब तुम यहाँ पर बगल में G लिख दो, या फिर एक तीर का निशान ऊपर की तरफ दर्शा दो। जैसे हम देखो यहाँ पर तीर का निशान दे दिए, तो इसका मतलब हो गया कि यह गैस है। बात आगे समझ में? अवक्षेप, अब उसी तरह से ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तो उसके लिए क्या क्या लिखेंगे तो तुम समझ गए। अब नेक्स्ट हम देते हैं एग्जांपल, तुमको एक दूसरा एग्जांपल भी देख देते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से कराते हैं। ये जलीय विलयन है इसलिए यहाँ भी हम आपको लिखेंगे। सोडियम नाइट्रेट ठोस रूप में है तो यहाँ पर ये भी जलीय रूप में यहाँ लिखेंगे, दोनों का जलीय विलयन लेंगे, क्यों लिखेंगे यहाँ पर भी दोनों का जलीय विलयन लिया, और बीच में हम एक तीर का निशान दिए। इसके बाद और रासायनिक अभिक्रिया हुई और बड़ा किया तो AgCl प्लस NaNO3। अब यह जो है अवक्षेप के रूप में पड़ रहा है, प्रेसिपिटेट के रूप में पड़ रहा है, यह अवक्षेप है। तो अवक्षेप के लिए क्या करोगे? एक तीर का निशान नीचे की तरफ दिखा दोगे, तो अवक्षेप को इंडिकेट कर दिया। तो इस तरह से हमारा बन गया रासायनिक समीकरण। बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण तो पूरा चैप्टर अभी चल रहा है, और अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कई प्रकार के तुमको पढ़ना है। तो उसको जो पढ़ोगे तो इसके बहुत से उदाहरण तुमको मिलेंगे, लेकिन संक्षिप्त में इतनी बातें जरूर याद रखा करो। मोटी मोटी पोथी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट बात जो है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर ठीक से तुम देखते रहोगे तो 10 के क्लास की तैयारी तुम्हारा मुकम्मल हो जाएगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।